Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today is the very first lecture of first year mathematics, and the unit number first is which is complex number. So today we will all about discuss the complex number. तो अभी complex number जो अगर हम पढ़ रहे हैं तो इससे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि complex number से पहले हमारे पास कुछ और नंबर भी थे, और वो नंबर कौन कौन से थे। वो नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है, और नेचुरल नंबर से अगर हम जाते हैं नेचुरल पे, इंटीजर पे, रेशनल पे, रेशनल, और फिर सारे को कंबाइन करके हमारे पास एक सबसे बड़ा सेट आता है जो कि रियल नंबर ही होता है। तो इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं और वो जो हमने पढ़ा है वो इस तरह था कि अगर हमसे कोई पूछता कि सबसे बड़ा सेट कौन सा है, सबसे बड़ा सेट हमारे जहन में यही था कि रियल नंबर का सेट जो है वो सबसे बड़ा था। लेकिन ये सही नहीं है। ये सही इसलिए नहीं है कि सबसे बड़ा सेट नंबर का जो है वो रियल सेट नहीं है, बल्कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर हम जब पढ़ते हैं तो हम इसको पढ़ते क्यों हैं? अगर हमने इसको पढ़ना है तो इसका इस्तेमाल भी हमें आना चाहिए कि हम ये क्यों पढ़ते हैं, ये मैथमेटिक्स में क्यों आए। हमारे पास तो रियल नंबर रियल लाइफ में हम यूज करते थे तो हमारे मतलब काम कंप्लीट होता, लेकिन फिर हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गया, और वो प्रॉब्लम इस तरह था जो कि एक इक्वेशन के फॉर्म में था। और उस इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमारे साथ एक इस तरह नंबर रियल नंबर में नहीं था कि हम उसको सॉल्व कर सकते। तो वो प्रॉब्लम ये था कि हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते क्यों हैं? तो why we study the complex number? So we faced a problem. A problem was like x square plus 1 is equal to 0, and it is a quadratic equation which is solved already in class 10. तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है रियल नंबर में इसका सोल्यूशन नहीं आता है, और अगर रियल नंबर में नहीं आता तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट हम करना चाहते थे, लेकिन रियल नंबर में था ही नहीं। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ गई कि कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो इस तरह था कि अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लें कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो वी हैव अ मल्टीपल मेथड टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो लेट्स सपोज अगर हम इसको सॉल्व करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर एक्स स्क्वायर है तो ए एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर, और ये 1 जो है प्लस 1 है, अगर इसको हम उधर शिफ्ट कर ले तो ये -1 बन जाएगा। अब अगर हमने x की वैल्यू मालूम करना है, इट मींस हमने रूट मालूम करनी है, तो अगर इसके रूट हम मालूम कर रहे हैं तो ये इस एक्स स्क्वायर से हमने क्या हटानी है, ये x से हमने इसका स्क्वायर हटाना है। तो स्क्वायर तो आप एक ही तरीके से हटा सकते हैं जो कि स्क्वायर रूट है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ इनसाइड, तो आपके पास ये एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर और अंडर रूट बन जाएगा इस साइड पर भी, और -1 और अंडर रूट। तो ये तो यहाँ पर जो है ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, लेकिन -1 अंडर रूट इज नॉट पॉसिबल इन मैथमेटिक्स। कि अगर अंडर रूट आ गया रियल, अगर अंडर रूट की नीचे आपके पास नेगेटिव नंबर आ गया मैथमेटिक्स में, तो ये एक वायलेशन है, और इस वायलेशन को हम अवॉइड करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर जब पुट करेंगे तो ये नेगेटिव नंबर खत्म हो जाएगा। और वो इस तरह है कि -1 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय -1। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, और होल अंडर रूट, अगर इसको हम वापस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एन माइनस, वी विल गेट अगेन -n 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो वापस से ये आता है, ठीक है। लेकिन हम इस माइनस अंडर रूट के नीचे जो ये माइनस है इसको खत्म करना चाहते हैं, तो इसलिए हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो ये x अपनी जगह पर, और ये 1 अंडर रूट को हम स्प्लिट अप कर सकते हैं, तो 1 अंडर रूट और -1 अंडर रूट। अब जो है -1 अंडर रूट ये एक इस तरह दोबारा आ गया है, तो इसको हमने कहा कि ये एक, उसको एक सिंबल हम देते हैं और इसको हम कहते हैं कि ये आयोटा है। आयोटा इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन फॉर इमेजिनरी पार्ट। तो अगर इसका 1 का अंडर रूट क्या होता है,
तो वो तो 1 ही होता है, लेकिन आयोटा की जगह ये -1 अंडर रूट की जगह हम आयोटा पुट कर सकते हैं, तो आपके पास ये प्लस माइनस 1 अंडर 1 आयोटा आ जाता है और ये इसका रूट है। और ये आयोटा कहाँ से आ गया? ये -1 अंडर रूट से आ गया, जो कि इमेजिनरी, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगी कि -1 अंडर रूट क्या है, जो कि ये एक नंबर है लेकिन इमेजिनरी नंबर का रिप्रेजेंटेशन है, कि रियल लाइफ में इस तरह नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो हम इसको सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, हम ख्याल में ला सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसकी रूट अगर हम लिख के कि x की रूट क्या हो गई कि +1 आयोटा और दूसरा रूट जो होगा -1 आयोटा, तो इसकी रूट तो एग्जिस्ट हो गए लेकिन रियल नंबर नहीं है, वो रूट जो है रियल नंबर नहीं है। तो अगर रियल नंबर नहीं है तो ये कौन से नंबर है? तो हमारे पास वो सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बच जाती है, तो इसके रूट तो आ गए, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये तो हमने पढ़ा कि ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एराइज किस तरह या मैथमेटिक्स में किस तरह इन्वेंट हो गए। तो इस तरह हमारे पास मल्टीपल, ये तो एक सिंगल प्रॉब्लम मैंने लिखा है, लेकिन इस तरह बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो तभी आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस हो गए मैथमेटिक्स में। अब हम इसको पढ़ते क्यों है? तो हमारे पास अगर ये प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में बेसिक प्रॉब्लम है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आ गया है, तो हमारे पास जो है फिजिक्स में भी आ सकते हैं, एरोनॉटिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी आ सकते हैं। स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप सर्किट की एनालिसिस करते हैं, उसमें जो प्रॉब्लम बन जाती है वो जो है वैसे वो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम ही होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर से प्रॉब्लम जो बन जाते हैं वो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फिजिक्स में। तो ये अगर बेसिक मैथमेटिक्स में आया तो फिजिक्स और ये इंजीनियरिंग में तो आएगा हम। तो अब जो है, तो ये इसका हमने पढ़ा कि ये क्यों हम पढ़ते हैं, तो इसका इसलिए हम पढ़ते हैं। अब जो है ये मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस किसने की थी? तो फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया था बाय कार्ल फ्रेडरिक गॉस, who was born in 1777 and died in 1855। तो ये एक कौन सा था? जर्मन मैथमेटिशियन था और उसका नाम कार्ल फ्रेडरिक गॉस था, जो कि 1777 में पैदा हुआ था और 1855 में वो वफात पा चुका था। लेकिन मैथमेटिक्स में इसने कब इन्वेंट की थी? तो उसने मैथमेटिक्स में 1832 में इन्वेंट की थी, मतलब इंट्रोड्यूस की थी उसका कंसेप्ट का, उस कॉम्प्लेक्स का नंबर का कंसेप्ट उसने 1832 में बनाया था। अब जो है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर हम यहाँ पर हमने इस्तेमाल भी की, पहले हमने इस्तेमाल की। अब अगर हमने इस्तेमाल इसलिए की कि हमें पता चले कि हम पढ़ते क्यों है, तो हमारे पास इस तरह प्रॉब्लम आ सकते हैं जो कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बगैर सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो इसलिए ये हम पढ़ते हैं। अब अगर हम पढ़ते हैं तो इसका प्रॉपर डिफिनीशन भी हमें पता होना चाहिए। अगर प्रॉपर डिफिनीशन हम पढ़ लें तो हमें क्लियर हो जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली है क्या। तो डिफिनीशन इस तरह है: अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ a plus b iota, a plus b iota where a and b are real numbers। अगर कोई भी नंबर इस शक्ल में हो कि a plus b iota की शक्ल में हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन उसमें कंडीशन एक ये है कि जो कि a और b जो है ये आपके पास कौन से नंबर होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। तो ये रियल नंबर होनी चाहिए। अगर इसका एग्जांपल मैं लिखूं कि वो नंबर किस तरह होगा, कि वो नंबर इस तरह होगा कि अगर एक नंबर मैं लिखूं कि a की जगह 2 और b की जगह हमारे पास 4 और ये आयोटा, तो ये एक सारा जो है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, where a and b are real number is called complex number and complex number is represented by bold C। bold C एक तो सिंपल C होता है, एक bold C जो मोटा C होता है उसको हम bold C कहते हैं। ठीक है, तो वो हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यूजुअली इस बुक में जो रिप्रेजेंट की गई है कॉम्प्लेक्स नंबर को, वो Z से रिप्रेजेंट की है, और Z से तो आप इंटीजर भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो
अगर आप इंटीजर भी रिप्रेजेंट करते हैं तो इस मतलब वैसे वो इंटीजर वाला सेट जो है वो बोल्ड जेड होता है, और ये सिंपल जेड से आप उस दोनों के बीच में डिफरेंस यही है कि ये बोल्ड जेड है और ये इंटीजर के लिए, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वो जिस तरह इंग्लिश का नॉर्मल जेड जो होता है वो जेड जो है रिप्रेजेंट करता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस फर्स्ट ईयर वाली बुक में जो है और a प्लस बी आयोटा, अभी ये इस नंबर का एनालिसिस करते हैं कि एक्चुअली हमारे पास तो ये एग्जांपल हमने दिया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो इसमें जो है फर्दर अगर आपसे कोई पूछे कि इसका रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो इसमें आप रियल पार्ट वही पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, और अगर जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट बन जाती है। ये ए जो है इस केस में ये आपके पास रियल पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो बी है सिर्फ बी, ये इमेजिनरी पार्ट है। जब इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट कंबाइनली आप लिख के विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर, तो उससे जो नंबर बन जाती हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। एंड दिस आयोटा इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन फॉर इमेजिनरी पार्ट। अगर इसके साथ भी आयोटा होता और फिर ए के साथ भी आयोटा होता और बी के साथ भी आयोटा होता, तो ये दोनों जो है इमेजिनरी नंबर ही बन जाते हैं। इमेजिनरी नंबर में इमेजिनरी जब कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ते हैं तो इसमें दोनों इमेजिनरी नहीं होते, इसमें एक रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है, तब इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इसके साथ आयोटा नहीं है और इसके साथ आयोटा नहीं है। ये ए जो है ये आपके पास रियल पार्ट है और बी जो है ये कॉम्प्लेक्स जो इमेजिनरी पार्ट है, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन की विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर हमने बीच में प्लस लिखा, तो इससे जो नंबर बन गया है जेड जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस केस में ये जो 2 है ये आपके पास रियल पार्ट है और इसमें जो ये 4 है ये इमेजिनरी पार्ट है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा है तो आपने इस तरह नहीं कहना है कि 4 आयोटा, लेकिन आपने सिर्फ कहना है कि 4 सिर्फ इसमें इमेजिनरी पार्ट है। अब इसमें आ सकते हैं कि पेवर इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है और पेवर रियल नंबर भी हो सकता है, जो कि हमारे पास अगर पेवर इमेजिनरी सिर्फ इमेजिनरी नंबर है वो कौन सा नंबर होगा। हमारे पास तो जनरल फॉर्म जो है z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा है, ठीक है। अगर हम इससे ये रियल पार्ट अगर जीरो कर लें तो आपके पास क्या बन जाएगा, सिर्फ पेवर इमेजिनरी पार्ट बच जाएगा और जो कि वो पेवर इमेजिनरी नंबर होगा। तो वो क्या है, अगर a is equal to 0 then this complex number is equal to 0 plus b iota। और इसका एग्जाम्पल यही होगा कि अगर हम 0 फिर ना लिखे ये सिर्फ बी आयोटा भी लिखे तो सिर्फ आपके पास ये जो बी आयोटा है ये पेवर इमेजिनरी नंबर है, जो कि इसमें रियल पार्ट है ही नहीं, तो सिर्फ पेवर इमेजिनरी नंबर ही बने। इसी तरह पेवर रियल नंबर कौन सा होगा, पेवर रियल नंबर इस तरह होगा कि अगर आपके पास z एक नंबर है a प्लस बी आयोटा और इसमें a अगर b हम जीरो कर ले, इमेजिनरी पार्ट अगर जीरो कर ले तो आपके पास कौन सा पार्ट बच जाएगा, जो कि सिर्फ रियल पार्ट बच जाएगा। वो क्या होगा, z इज इक्वल टू a, ठीक है, और प्लस 0 आयोटा। तो ये इमेजिनरी मतलब पेवर रियल नंबर का जनरल फॉर्म है। अगर इसको हम फिर इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर 0 हम न लिखे, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग वी विल गेट अगेन 0, तो सिर्फ आपके पास a बच जाता है। और ये a जो है ये कौन सा नंबर है, ये पेवर रियल नंबर है। अब हमने ये पढ़ा कि ये भी एक ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि हमने उसको z कहा है, ये सिर्फ a है, इसके साथ आयोटा भी नहीं है, ठीक है। तो इट मींस आप हर रियल नंबर को, जो आपके पास रियल नंबर है वो आप z उसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, लेकिन जो है इसका उल्टा ठीक नहीं होता कि ये रियल पार्ट रियल नंबर है, ठीक है, इसको आप इमेजिनरी फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जो रियल नंबर है इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, क्योंकि इस a को अगर इसके साथ हम 0 आयोटा लिखे तो वापस वो जो पेवर रियल नंबर है वो आता है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसके साथ 0 आयोटा है, ठीक है। तो हर रियल नंबर को आप क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप वापस रियल नंबर नहीं कह सकते, ठीक है। तो अगर आप सेट की अरेंजमेंट कर ले तो सबसे पहले जो आता है इंटीजर, फिर उससे आता है
सबसे पहले जो आता है नेचुरल नंबर, ठीक है, फिर उसके बाद जो आता है होल नंबर, फिर उसके बाद आता है इंटीजर, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, n प्लस 0 उससे सीट बन जाती है, वो सिर्फ इंटीजर होता है। तो नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं वो सबसे छोटा है, फिर उससे सबसे छोटा तो और भी हो सकते हैं, इवन भी हो सकता है, ऑड वाले भी हो सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर जो है जो कि 1 से, फिर होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, फिर इंटीजर जो है नेगेटिव इंटीजर +1 +2 +3 एंड -1 -2 -3, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, और उसके साथ +0 एक 0 भी शामिल कर ले, एंड 0, तो आपके पास जो सेट बन जाती है वो इंटीजर का सेट बन जाती है। फिर उस इंटीजर में आपके पास रैशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है, तो इस तरह ऑर्डर में आ रहे हैं। फिर उस इन दोनों को कंबाइन करके आपके पास रियल सेट बन जाता है, जो कि सबसे बड़ा सेट होता था। अब इससे भी बड़ा है जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जो है दूसरी फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि अडर पेयर के शक्ल में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि अगर इसको हम दूसरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इस तरह है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और अगर अडर पेयर के फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं तो ये a, b, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं अडर पेयर के शक्ल में। और ये ए बी हमें ऑलरेडी पता है कि जो कौन से नंबर है, ए एंड बी बिलोंग टू द रियल नंबर, जो कि ये रिप्रेजेंटेशन जो है अडर पेयर के फॉर्म में है। ए कमा बी is an order pair where a and b belong to the set of real number, so it is also the form of जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन ये ऑर्डर पेयर जो है ये किससे आता है? ये ऑर्डर पेयर जो है आप अगर टू सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम कर लें, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह होता है कि r मल्टीप्लाइड बाय रियल नंबर को रियल नंबर के सेट के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास जो बन जाते हैं वो r स्क्वायर ही होता है, और यही इसका जो है ये ऑर्डर पेयर है। तो इसको हम r स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर तो ये उसका जनरल फॉर्म था। अब ये सारा डिस्कशन जो हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या होते हैं, कब और किसने इंट्रोड्यूस किए थे, तो इट इज द फर्स्ट लेक्चर, तो इट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे और कुछ ऑपरेटर्स जो है कॉम्प्लेक्स नंबर पर कौन कौन से ऑपरेटर आप अप्लाई कर सकते हैं वो हम पढ़ लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।